नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं 14 नवंबर से 21 नवंबर की सभी शिफ्टों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, लगभग 70 से 80% प्रश्न ऐसे हैं जो आप हमारी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। एज इट इज प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। पहला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने वर्ष 1939 में पश्चिम बंगाल से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा, यह अनुच्छेद 18 के भाग 2 में वर्णित है। फिर प्रश्न है, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? तो याद रखिएगा, मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था भारत के लिए। और बात यहां ओलंपिक 2021 की जा रही है। अगला प्रश्न है, सिद्धि धमाल किस राज्य का प्रचलित नृत्य रूप है? तो याद रखिएगा, सिद्धि धमाल गुजरात राज्य का एक प्रचलित नृत्य रूप है। अगला प्रश्न है, किसके तहत विदेश में व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है? तो याद रखिएगा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के द्वारा विदेश में व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्मारक कर्नाटक में नहीं है? तो दोस्तों, इस प्रश्न के ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाए हैं, बाकी अपन डिस्कस कर लेते हैं कर्नाटक में मौजूद प्रमुख स्मारक के बारे में। सबसे पहले याद रखिएगा, बेलगाम का किला, फिर है हम्पी स्मारक समूह, बीदर किला, गोल गुम्बज और चौबारा। यह कुछ प्रमुख स्मारक है कर्नाटक में मौजूद। अगला प्रश्न है, प्लेइंग टू विन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, यह प्रश्न भी अपन ने अपनी प्रैक्टिस सेट की क्लास में डिस्कस किया है। और याद रखिएगा, प्लेइंग टू विन पुस्तक की लेखक है साइना नेहवाल। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा किस वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है? दोस्तों, यह प्रश्न भी डिस्कस किया है। और याद रखिएगा, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना पहली बार किस देश से ली गई थी? तो याद रखिएगा, यह सोवियत संघ के संविधान से ली गई थी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, बहमानी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो याद रखिएगा, बहमानी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, नेशनल वाटरवेज 10 किस राज्य में है और किस नदी से गुजरता है? तो याद रखिएगा, यह महाराष्ट्र राज्य में है और अंबा नदी से गुजरता है, नेशनल वाटरवेज 10। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित अपन ने काफी प्रश्न डिस्कस किए हैं, जिनमें से यह प्रश्न भी डिस्कस किया है। और याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य से उत्पत्ति मानी जाती है भरतनाट्यम नृत्य की। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दोस्तों, यह अपन ने 2 अलग अलग प्रश्न में डिस्कस किया है। अगर राज्य की बात की जाए तो सबसे ज्यादा साक्षरता केरल राज्य में है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लक्षद्वीप की साक्षरता दर सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, 2023 IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां पर हुई थी? तो याद रखिएगा, यह हुई थी नई दिल्ली में। और दोस्तों, करंट अफेयर का प्रश्न है, यह भी डिस्कस किया है। दोस्तों, ज्यादातर प्रश्न ऐसे हैं जो आपको हमारी एग्जाम की प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएंगे, और आप चाहे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हैं। यह सभी प्रश्न मैंने अपनी प्रैक्टिस सेट की क्लास में किए हैं। अगला प्रश्न है, प्यादा का संबंध किस खेल से है? तो आप सभी जानते हैं, प्यादा का संबंध होता है शतरंज से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा, वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, 1991 में आर्थिक सुधार के दौरान प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। और अगर आपसे वित्त मंत्री की बात पूछी जाए तो याद रखिएगा, मनमोहन सिंह जी 1991 में वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, पाचन के बाद शरीर में किसका उत्सर्जन होता है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है पाचन के बाद शरीर से। अगला प्रश्न है, कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का गठन करता है? तो ऑप्शन में दिया गया था घास, बकरी और मानव, जो कि आहार श्रृंखला का गठन करता है। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट किसे मसीहा मानती थी? तो याद रखिएगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी को एनी बेसेंट मसीहा मानती थी। अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि हिंदी पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अगर माह की बात की जाए तो यह फाल्गुन माह में मनाया जाता है, और तिथि की बात की जाए तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है महाशिवरात्रि।
अगला प्रश्न है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो याद रखिएगा श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 के तहत दी जाती है या आती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के समाधान के संबंध में गलत कथन चुनिए। तो कथन दिया गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों से संबंधित है, जो कि गलत कथन था। अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडल का सत्र कौन बुलाता है? तो दोस्तों राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाता है, और यह प्रश्न भी अपन ने किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का एक त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों ताजमहल जो कि आगरा में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश का एक त्योहार है। यह लगभग दोस्तों सभी प्रश्न अपन ने अपनी प्रैक्टिस सेट की एग्जाम में किए हैं, लगभग 80 से 90% प्रश्न। अगला प्रश्न है अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों अल्लाह रखा खान का संबंध तबला से है, यानी कि वह तबला वादक है अल्लाह रखा खान। अगला प्रश्न है अनंत आर कृष्णन का संबंध किससे है? तो दोस्तों उनका संबंध है मृदंग से। अगला प्रश्न है किस स्कीम में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाता है? तो इस स्कीम का नाम है मुद्रा स्कीम, और इसका पूर्ण रूप होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा। अगला प्रश्न है रहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो याद रखिएगा रहला पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न है चौथे खेलो इंडिया गेम्स कहां आयोजित हुए थे? तो याद रखिएगा चौथे खेलो इंडिया गेम्स हरियाणा राज्य में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 21 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू हुआ था, और इन प्रश्नों के बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कस किया है, याद रखिएगा। आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद राज्यपालों को विधेयक को अनुमति देने, अनुमति रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति देता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 200 राज्यपालों को किसी भी विधेयक को अनुमति देने, अनुमति उसकी रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है मगध पर शासन करने वाला पहला साम्राज्य कौन था? तो दोस्तों हर्यक साम्राज्य ऐसा पहला साम्राज्य था जिसने मगध पर शासन किया था। अगला प्रश्न है 2024 में G20 समिट कहां पर आयोजित होगा? तो याद रखिएगा 2024 में G20 समिट रियो दी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। यह प्रश्न अपन ने अपनी करंट अफेयर वाली क्लास में किया था। अगला प्रश्न है आग्नेयी चट्टानें कौन सी होती हैं? तो दोस्तों आग्नेयी चट्टानें होती है मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेयी चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेयी चट्टानें यानी कि इग्नियस रॉक। अगला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और अपन ने प्रश्न किया था कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो उसका जवाब था 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह इनके लेखक हैं लुइस कैरल, एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड। अगला प्रश्न है वैदिक काल में यज्ञ कौन करता था? तो याद रखिएगा वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वैदिक काल में यज्ञ करते थे। अगला प्रश्न है सांची के स्तूपों में कितने तोरण है? 2 तोरण का मतलब होता है मुख्य द्वार। तो याद रखिएगा सांची के स्तूपों में 4 तोरण है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और सांची को ही बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद 108 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है, अनुच्छेद 108 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कौन सी फसल निर्वाह फसल उत्तर प्रदेश से है? तो इसका सही जवाब होगा चावल, मक्का, दालें, गेहूं एवं तिलहन। ऑप्शन में शायद आपको इनमें से किसी एक का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के तहत रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की या नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और याद रखिएगा 1919 में अमृतसर के जलियांवाला नामक क्षेत्र पर जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा जलियांवाला बाग में। और इसका मुख्य आरोपी जनरल डायर को माना जाता है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक वर्षा किस शहर में होती है? तो दोस्तों मासीनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में खोजा गया विशाल स्नानागार कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यह मिला है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरखाना जिले में। अगला प्रश्न है सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा गुरु घासीदास ने, यहां मिसप्रिंट है थोड़ी सी, गुरु घासीदास ने सतनाम आंदोलन की शुरुआत की थी।
अगला प्रश्न है एशियाई खेल भारत में पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो याद रखिएगा वर्ष 1951 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे पहली बार एशियाई खेल भारत में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना 15 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है निष्ठा योजना दुनिया का सबसे बड़ा क्षमता निर्माण शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसे 2019-20 में किस मंत्रालय ने जारी किया था? तो याद रखिएगा निष्ठा योजना को शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 39A का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विविध सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रखूंगा? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध संबंधित है अनुच्छेद 42 से। अगला प्रश्न है संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई थी? तो याद रखिएगा ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी संसदीय प्रणाली। अगला प्रश्न है कौन सी चट्टानों के भीतर पृथ्वी की सतह पर सामग्री पर जमाव और उसके बाद सीमेंटीकरण के माध्यम से बनती है? तो दोस्तों अवसादी चट्टानें बनती हैं। इसका सही जवाब होगा अवसादी चट्टानें। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा वर्ष 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी जिसमें बाबर की जीत हुई थी और बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। और दोस्तों मेरी सलाह मानिए तो पानीपत की तीनों लड़ाइयों के बारे में मैंने अपनी प्रैक्टिस सेट की क्लासों में डिस्कस किया, तो एक बार आपने जाकर जरूर देखिएगा। पानीपत की लड़ाई से आपको एक ना एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों तीव्र आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन एवं आय वृद्धि पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है किस बजट में वित्त मंत्री ने दोहरी विनिमय दर, उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? तो दोस्तों यह घोषणा की थी 1992-93 के बजट में वित्त मंत्री ने। और याद रखिएगा 1991 में आर्थिक मंदी आने के बाद उसके बाद जो बजट पेश किया गया था उसमें की गई थी और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त ने किसे हराकर मौर्य वंश का राजा बना था? या किसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य वंश का राजा बना था या स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य हुआ था पूना पैक्ट। अगला प्रश्न है सहस्त्रबाहु मंदिर कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है सहस्त्रबाहु मंदिर। अगला प्रश्न है भजन सोपारी का संबंध किस घराने से है? तो याद रखिएगा सूफियाना घराना से संबंधित है भजन सोपारी। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखिएगा मुंडक से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है काला सागर कहां स्थित है? तो याद रखिएगा अंटार्कटिक महासागर में स्थित है काला सागर। अगला प्रश्न है आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो याद रखिएगा चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2023 की विजेता टीम है। अगला प्रश्न है भारत में कितने प्रतिशत आबादी के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है? तो याद रखिएगा भारत में 58% आबादी के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 110 का संबंध है धन विधेयक की परिभाषा से, या 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है संविधान के 70वें संशोधन अधिनियम 1992 से संबंधित है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। याद रखिएगा संविधान का 70वां संशोधन अधिनियम 1992। अगला प्रश्न है सिलाप्पादिकारम नाटक मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो याद रखिएगा सिलाप्पादिकारम नाटक लिखा गया था तमिल भाषा में। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इनके क्रम याद रखिएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार और चौथे पर पश्चिम बंगाल। तो यही इनका सही क्रम है। अगला प्रश्न है बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है निम्न में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए, बाकी गंगा की मुख्य सहायक नदियों के बारे में देख लीजिएगा।
सबसे पहले है यमुना, सरयू, मंडक, कोसी, महानदी, तमसा आदि गंगा की मुख्य सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है ओजोन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो याद रखिएगा 48 ग्राम प्रति मोल होता है ओजोन का मॉलिक्यूलर मास। अगला प्रश्न है मुखौटा नृत्य कहाँ का प्रचलित नृत्य है? दोस्तों नृत्य से भी काफी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो आप एग्जाम से पहले एक बार सभी शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्यों के बारे में देखकर जाइएगा। और मुखौटा नृत्य का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो याद रखिएगा 1976 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कजरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा कजरी लोक नृत्य का संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा सर दोराबजी टाटा भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है मयूर नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? तो याद रखिएगा मलयाट्टम नृत्य को मयूर नृत्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप में कितने वर्षों के अंतराल से होता है? तो याद रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप 4 वर्ष के अंतराल से होता है। अगला प्रश्न है धोलावीरा को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा धोलावीरा को कुल 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल की अनुमति में शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल की अनुमति से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में सबसे बड़ा पादप कौन सा खोजा गया है? दोस्तों साइंस वाली क्लास में एक प्रश्न डिस्कस किया था अपन ने, और इसका नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, जो कि हाल ही में खोजा गया सबसे बड़ा पादप है। अगला प्रश्न है लिब्रो किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा लिब्रो का संबंध है वॉलीबॉल से। अगला प्रश्न है निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? तो याद रखिएगा गेहूं, चना, आलू, सरसों, मटर, मसूर आदि यह कुछ मुख्य रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न है समर ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? तो याद रखिएगा समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संचार के मुख्य कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है तथा मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराता है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच संचार का मुख्य कड़ी होते हैं या कार्य करते हैं, और यह मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को राष्ट्रपति को अवगत कराते हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? तो याद रखिएगा एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है झाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा झाली नृत्य का संबंध है हिमाचल प्रदेश राज्य से। अगला प्रश्न है फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अनीता देसाई की पुस्तक है फास्टिंग फीस्टिंग। अगला प्रश्न है विटामिन बी1 का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखिएगा विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थाइमिन, और सभी विटामिन के रासायनिक नाम अपन ने अपनी साइंस वाली क्लास में भी और प्रैक्टिस सेट वाली क्लास में भी डिस्कस किए हैं, तो एक बार जरूर देखिएगा, विटामिन के रासायनिक नाम जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा हिटलर की आत्मकथा है मीन कैंप। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में रिट किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट लगाई जाती है। और अगर बात उच्च न्यायालय की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो अनुच्छेद 226 के तहत रिट लगाई जाती है हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? दोस्तों यह प्रश्न पहले भी कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, और आप सभी जानते हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक है। और एक प्रश्न और आता है अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा नेल्सन मंडेला को। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 124(2) में दो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 124(2) में दिया गया है भारत का एक उच्च न्यायालय होगा, तो इसमें इसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 2021-22 में सर्वाधिक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुए हैं? तो याद रखिएगा 2021-22 में हिंदी भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं। अगला प्रश्न है खुदाई खिदमतगार का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है खुदाई खिदमतगार का। अगला प्रश्न है पीपीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है,
और पीपीपी का पूर्ण रूप होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा है। अगला प्रश्न है हडिम्बा मंदिर पूजन हिमाचल प्रदेश के किस उत्सव में मनाया जाता है या किया जाता है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के डोंगरी मेला हडिम्बा में हडिम्बा मंदिर पूजन किया जाता है। अगला प्रश्न है किस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले राम सहाय पांडे को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इन्होंने राई नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई थी, यानी कि राई नृत्य के नर्तक हैं राम सहाय पांडे, और इन्हें 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। राई नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रचलित नृत्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पारो तेसेचू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा पारो तेसेचू त्योहार भूटान राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर किसका कथन था? तो दोस्तों यह कथन था नारायण गुरु का। अगला प्रश्न है 2001 से 2011 तक हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो याद रखिएगा 16.8% रही है 2001 से 2011 तक हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर। अगला प्रश्न है किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? तो इसका सही जवाब होगा 1992-93 के बजट में, और यह प्रश्न 2 शिफ्टों में रिपीट हो गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो दोस्तों मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था, यह प्रश्न भी अपन ने किया है। अगला प्रश्न है खानदेश को अपने साम्राज्य में किसने मिलाया था और कब मिलाया था? तो याद रखिएगा 1601 में अकबर ने खानदेश को अपने साम्राज्य में मिलाया था। खानदेश की राजधानी थी, याद रखिएगा, बुरहानपुर। अगला प्रश्न है महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1975 में महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो याद रखिएगा लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 43 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के बाधक थे? तो याद रखिएगा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से, या बांसुरी के बाधक थे। अगला प्रश्न है किस नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की आधारशिला 1246 ईस्वी में रखी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रभागा नदी, उड़ीसा के पुरी जिले में। अगला प्रश्न है मृगनालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो याद रखिएगा इनका संबंध है भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न है मांगी मेला उत्सव कहां आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा मांगी मेला उत्सव पंजाब में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है स्पीति घाटी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में मानसून की अवधि क्या होती है? तो याद रखिएगा जून से सितंबर होती है भारत में मानसून की अवधि। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को किस संशोधन द्वारा लिया गया था? तो याद रखिएगा समाजवादी शब्द को लिया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला प्रश्न है संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्वघोष किस शासक के दरबार में थे? तो याद रखिएगा अश्वघोष थे कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा केरल राज्य सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया था? तो याद रखिएगा संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो इस जिले का नाम है लाहौल जिला। अगला प्रश्न है जाकिर हुसैन और संदीप दास किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा यह दोनों तबला से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। अगला प्रश्न था ISSF विश्व कप 2023 में भारत ने कितने मेडल हासिल किए थे? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत ने कुल 7 मेडल हासिल किए थे ISSF विश्व कप 2023 में।
अगला प्रश्न है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में हुई थी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। अगला प्रश्न है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग कहां के कृषि वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है अहिल्या फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों अहिल्या नहीं सॉरी अहिया फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अहिया फेस्टिवल मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साकेबा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? तो दोस्तों साकेबा सिक्किम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पैरा एशियाई गेम्स का आयोजन पहली बार कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा पैरा एशियाई गेम्स का आयोजन पहली बार चीन में किया गया था। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न है 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहां पर आयोजित की गई थी? तो दोस्तों यह असम में आयोजित की गई थी, असम के गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 350 बी किससे संबंधित है? तो दोस्तों 350 बी का संबंध है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 350 बी में। अगला प्रश्न है सिकंदर के समय भारत पर किसका शासन था? तो याद रखिएगा मौर्य वंश का शासन था सिकंदर के समय भारत पर। अगला प्रश्न है भूकंप कैसे आता है? तो याद रखिएगा टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से भूकंप आता है। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध डक सेनापति कौन था जिसने डेक्कन अभियान का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था मलिक कफूर। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। इनका नाम याद रखिएगा हेक्टर मुनरो, काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भारत में ओलंपिक में फील्ड हॉकी में अंतिम गोल्ड मेडल कब जीता गया था? तो दोस्तों भारत ने 1980 में फील्ड हॉकी में अंतिम गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि तब के बाद से नहीं जीता, 1980 के बाद से। अगला प्रश्न है 65वां संशोधन अधिनियम 1990 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा एक सदस्य प्रणाली को बहुत सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक बहुत पुरानी प्रथा है? तो याद रखिएगा बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में एक बहुत पुरानी प्रथा है। अगला प्रश्न है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? तो दोस्तों याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा दिया था। अगला प्रश्न है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन तीनों को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है ट्रेन टू पाकिस्तान या पाकिस्तान मेल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है खुशवंत सिंह। दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, तो एक बार आप गूगल भी करके देख लीजिएगा खुशवंत सिंह है या यशवंत सिंह शायद। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 के का में दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है भारतीय सिविल सेवा की अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज की अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है ईरान की राजधानी क्या है? तो आप सभी जानते होंगे तेहरान ईरान की राजधानी है। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में आलमगुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो दोस्तों आलमगुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहण करना, या आप शॉर्ट में समझ सकते हैं आलमगुजार पटवारी को कहा जाता था उस समय में, या भू राजस्व अधिकारी को। अगला प्रश्न है द्विनाम पद्धति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा कार्ल लीनियस से संबंधित है द्विनाम पद्धति। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र हैं गोदान के लेखक, यह प्रश्न भी अपन ने किया है। अगला प्रश्न है घोड़े मेदिनी किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा घोड़े मेदिनी का संबंध है गोवा राज्य से। अगला प्रश्न है मांडो क्या है? तो मांडो दोस्तों एक संगीत नृत्य शैली है।
अगला प्रश्न पूछा गया था मैं नास्तिक क्यों हूं के लेखक कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा भगत सिंह है लेखक मैं नास्तिक क्यों हूं के। अगला प्रश्न है मृदंग के प्रमुख वादक कौन है? इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाए, बाकी इनके प्रमुख वादक के नाम याद रखिएगा। केबी प्रसाद, एसबी राजा राव, जगजीत सिंह, ठाकुर भीकम सिंह। जगदीश सिंह है याद रखिएगा, और ठाकुर भीकम सिंह मृदंग के प्रमुख वादक। अगला प्रश्न है हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर पूर्व क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन में सत्रिया दिया गया था, जो कि उत्तर पूर्व का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है किस खेल में 3 सेकंड नियम लागू होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा बास्केटबॉल में 3 सेकंड नियम लागू होता है। अगला प्रश्न है ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा ग्राम न्यायालय अधिनियम 22 दिसंबर 2008 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था नीलकंठ महादेव मंदिर कहां स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न है मुगल काल में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उसे मुकद्दम कहा जाता था। यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है, डबल दा आता है, मुकद्दम कहा जाता था। अगला प्रश्न है भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदर कुमार गुजराल जी भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है गीता मालिक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित किस नृत्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा गीता यह मलिक है, गीता मलिक ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? इनका नाम याद रखिएगा सोनल मानसिंह, और भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है इनका नाम, और इनका संबंध है भरतनाट्यम एवं ओडिसी नृत्य से। अगला प्रश्न है 2023 हॉकी विश्व कप कहां आयोजित हुआ था? तो दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था 2023 का हॉकी विश्व कप। अगला प्रश्न है सूरज कुंड मेला कहां आयोजित होता है? तो दोस्तों फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाता है सूरज कुंड मेला। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा केरल राज्य, ओवरऑल भी और पुरुष साक्षरता में भी सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और याद रखिएगा योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है, और इसके अध्यक्ष हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। उस समय योजना आयोग नाम था और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी इसके अध्यक्ष है नीति आयोग के। अगला प्रश्न है ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? तो याद रखिएगा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला है पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे? तो दोस्तों 1983 में कपिल देव भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे जब अपन ने विश्व कप जीता था। अगला प्रश्न है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद कोली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था, जो कि हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक पूर्ण साक्षरता दर किस राज्य की है? तो याद रखिएगा सर्वाधिक पूर्ण साक्षरता दर केरल राज्य की है। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 कहां पर आयोजित हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किए गए थे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 166 किस से संबंधित है? तो याद रखिएगा किसी राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाही राज्यपाल के नाम की जाएंगी या राज्यपाल के पास होंगी, अनुच्छेद 166 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 2000 में की गई थी कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की शुरुआत। और दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न वाले यह वाला प्रश्न भी अपन ने कराया था प्रैक्टिस सेट की, आप 19वीं क्लास में जाकर देखिएगा। अनुच्छेद 166 अनुच्छेद 154 और भी अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न कराए थे, प्रैक्टिस सेट नंबर 19 की क्लास में देखिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। यह भी प्रश्न कराया था। अगला प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब कर दिया गया था? तो याद रखिएगा अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था, और जो भारत में खेलों में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, और पहली बार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। याद रखिएगा विश्वनाथ आनंद शतरंज खेलते हैं, यह प्रश्न भी किया है।
अगला प्रश्न है इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। अगला प्रश्न है मोरमुगाहो बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा मोरमुगाहो बंदरगाह गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है स्माइल योजना कब लागू की गई थी? तो 12 फरवरी 2022 को स्माइल योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो आप सभी जानते होंगे आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी और 10 अप्रैल 1875 में की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कथक की रानी किसे कहा जाता है? तो इनका नाम याद रखिएगा, काफी पूछा जाता है एग्जाम में। सितारा देवी को कथक की रानी कहा जाता है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लाखा खान को एक सिंधी सारंगी वादक है किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा लाखा खान राजस्थान से संबंधित है और यह सिंधी सारंगी वादक हैं। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था या अध्यक्षता कब मिली थी? तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की अध्यक्षता मिली थी। अगला प्रश्न है सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित हैं और यह प्रश्न भी 2 अलग अलग शिफ्ट में रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न है मुगल काल में प्रधान को क्या कहा जाता था? तो मुकद्दम कहा जाता था मुगल काल में प्रधान को। अगला प्रश्न है 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? यह प्रश्न भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके रिपीट किया गया है और कपिल देव कप्तान थे 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम के। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस सूची में है? तो याद रखिएगा राज्य सूची में उल्लेख है पंचायती राज व्यवस्था का। अगला प्रश्न है यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है, किसानों की फसल बर्बाद होने पर कौन सी योजना चलाई जाती है? तो फसल बीमा योजना चलाई जाती है फसल बर्बाद होने पर। अगला प्रश्न है राजा हर्षवर्धन इसमें से किस वंश के शासक थे या किस राजवंश से संबंधित थे? तो याद रखिएगा वर्धन वंश या उसे ही पुष्पभूति वंश भी कहा जाता है, इसके राजा थे हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायती राज को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है हरमी का बौद्ध मठ का आकार कैसा है? तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध वास्तुकला में हरमी का एक बालकनी जैसी संरचना होती थी, यानी कि बालकनी जैसा आकार था, इसका आकार है। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको क्राउन प्रिंस की ख्याति दी थी? तो याद रखिएगा जौना खान को मोहम्मद बिन तुगलक ने क्राउन प्रिंस की ख्याति दी थी। अगला प्रश्न है गोल किसकी आत्मकथा है? यह प्रश्न भी अपन ने किया और पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है और याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा है गोल। और याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद्र को ही हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने मिनिस्टर होते हैं? तो याद रखिएगा मंत्री परिषद में 3 श्रेणी होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, और यह सभी आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, या इसे ही मंत्री परिषद कहा जाता है। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 36 से 51 में दी गई है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की परिभाषा। अगला प्रश्न है कबड्डी के मैच में कितने अंपायर होते हैं? तो याद रखिएगा 2 अंपायर होते हैं कबड्डी के मैच में। अगला प्रश्न है उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर पठार स्थित है। अगला प्रश्न है नोंगक्रेम नृत्य उत्सव कहां मनाया जाता है? तो याद रखिएगा नोंगक्रेम नृत्य उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई है? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड में, ओवल इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायत से। अगला प्रश्न पूछा गया था बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते होंगे हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। अगला प्रश्न है तुंगभद्रा नदी
कहां जाकर मिलती है? तो याद रखिएगा तुंगभद्र नदी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। दोस्तों भारत की नदियों पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी है, तो आप चाहें तो एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? तो याद रखिएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का पूर्ण रूप होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मंत्री परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा सदस्यों की कुल संख्या का 15% होते हैं मंत्री परिषद में सदस्य, मंत्री सदस्यों की संख्या के 15% मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है आगरा की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1504 में आगरा शहर की या आगरा नगर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हिलेरी क्लिंटन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो उसका नाम है माय लाइफ, हिलेरी क्लिंटन की आत्मकथा का नाम। अगला प्रश्न है लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी पर किसने आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा 1526 में बाबर ने लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। 1526 यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई, याद रखिएगा। पानीपत की लड़ाइयों के बारे में प्रैक्टिस सेट की 8वीं क्लास में डिस्कस किया है, इसके अलावा भी क्लास में किया है, बाकी 8वीं में मुझे याद है कि 8वीं क्लास में पानीपत की लड़ाइयां डिस्कस की हैं। अगला प्रश्न है श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है सेज में ई का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों सेज का पूर्ण रूप होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन और ई का मतलब होता है इकोनॉमिक। अगला प्रश्न है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 में कहां हुए थे? तो याद रखिएगा ग्रीष्म ओलंपिक 1948 में लंदन में हुए थे। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहां आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है भोजन कार्य उत्पादन किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भोजन कार्य उत्पादन। अगला प्रश्न है कालीबंगा कहां पर स्थित है? निम्न में से किस शहर में अग्नि वेदियां मिली हैं? तो याद रखिएगा कालीबंगा लोथल में अग्नि वेदियां मिली हैं। लोथल याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के समय का बंदरगाह था जहां से अग्नि वेदियां मिली हैं। अगला प्रश्न है कालीबंगा कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है कालीबंगा। अगला प्रश्न है कुमार देवी राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो याद रखिएगा कुमार देवी राजकुमारी का विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च पदाधिकारी को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो याद रखिएगा कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी राजा कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ या चौथी बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है सितारा देवी और लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा सितारा देवी एवं लच्छू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। इसके अलावा बिरजू महाराज का भी नाम याद रखिएगा, बिरजू महाराज का संबंध भी कथक से है और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो वह किस राज्य में स्थित है? यानी कि यमुनोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है पूछा गया था। तो याद रखिएगा यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है मध्यकाल में चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलवाया था। और इसके अलावा एक प्रश्न और आता है जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो जीटी रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही कराया था। अगला प्रश्न है यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, यानी कि इन दोनों से, भरतनाट्यम से भी और कुचिपुड़ी से भी। अगला प्रश्न है अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुई थी? तो 1 अप्रैल वर्ष 2000 को अन्नपूर्णा योजना शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगला प्रश्न है प्लेइंग इट माय वे पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा प्लेइंग इट माय वे पुस्तक है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 53 में दिया गया है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। अगला प्रश्न है रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? तो याद रखिएगा चैत्र महीने में मनाई जाती है।
पंचांग के अनुसार, और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है रामनवमी। शुक्ल पक्ष की नवमी को, तिथि भी याद रखिएगा, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है 1938 में कौन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों आप देख रहे होंगे लगातार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, बस उनका पैटर्न चेंज हो रहा है, तो यह क्लास आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है महाशिवरात्रि किस माह में मनाई जाती है? प्रश्न भी रिपीट हुआ है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। अगला प्रश्न है इंडिया सुपर लीग की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा वर्ष 2013 में इंडिया सुपर लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है शतरंज में कितने सफेद हाथी होते हैं? तो याद रखिएगा शतरंज में 2 सफेद हाथी होते हैं। और यह प्रश्न दोस्तों कल या परसों केबीसी में भी पूछा गया था और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया। शतरंज में कुल 4 हाथी होते हैं, जिनमें 2 सफेद 2 काले, और अगर टोटल आपसे पूछा जाए तो टोटल 32 होते हैं। अगला प्रश्न है सबसे ज्यादा कबड्डी वर्ल्ड कप किस देश ने जीती? तो सर्वाधिक कबड्डी विश्व कप जीते हैं भारत ने। अगला प्रश्न है भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी, 1951 में। अगला प्रश्न है मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह किस अनुच्छेद के तहत देता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 74 के तहत मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। अगला प्रश्न है डोल यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा डोल यात्रा महोत्सव या उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दक्षिणी बिंदु पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिएगा तूतीकोरिन बंदरगाह दक्षिणी बिंदु पर स्थित बंदरगाह है। अगला प्रश्न है शिशुपाल वध के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा महाकवि माघ ने लिखा है शिशुपाल वध। अगला प्रश्न है 86वें संशोधन के समय किस सरकार का कार्यकाल था? तो याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन के समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के वंश का नाम क्या है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध क्षत्रिय शाक्य कुल के थे। अगला प्रश्न है नवरात्रि किस माह की तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक मनाया जाता है नवरात्रि पर्व। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 51 में दिया गया है राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे हरित क्रांति के समय। अगला प्रश्न है कलिंग किस राज्य का प्राचीन नाम है? तो याद रखिएगा कलिंग है उड़ीसा राज्य का प्राचीन नाम। और एक प्रश्न और आता है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो याद रखिएगा कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 246 का संबंध है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस धर्म की है? तो याद रखिएगा भारत में जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा स्कूप शब्द का संबंध है गोल्फ से। अगला प्रश्न है अष्टाध्याय के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा पाणिनि अष्टाध्याय के लेखक हैं। अगला प्रश्न है तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा तुर्कान चहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर माह। मुझे तमिलनाडु के तट का नाम याद नहीं आ रहा, बाकी ऑप्शन में दिया गया था तमिलनाडु जो इसका सही जवाब था, लेकिन तमिलनाडु का एक तटीय क्षेत्र है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। अभी रिसेंटली मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न है सिकंदराबाद किस रेलवे जोन में आता है? तो याद रखिएगा दक्षिण मध्य रेलवे जोन में आता है सिकंदराबाद। अगला प्रश्न है राज्यों का गठन किस अधिनियम द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा शहनाई से संबंधित है, और आप चाहे तो इसे स्टार मार्क करिएगा या प्रश्न रिपीट होने के चांस हैं।
अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था 1991 में, 1991 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और 92 वाले मतलब 1192 वाले युद्ध में, जिसे तराइन का दूसरा युद्ध कहा जाता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले गया था। अगला प्रश्न है, लोसोंग उत्सव कहां मनाया जाता है? तो याद रखिएगा लोसोंग उत्सव सिक्किम और मिजोरम में मनाया जाता है। में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, लोसोंग उत्सव नहीं है, लोसांग उत्सव है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। और याद रखिएगा मंगल पांडे पहले इंसान है जिन्होंने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की थी। और 1857 से संबंधित एक अलग सेपरेट वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिशु पर्व कहां मनाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे बिशु मनाया जाता है केरल में। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा विश्वनाथ आनंद, जो कि एक चेस खिलाड़ी हैं या शतरंज के खिलाड़ी हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे या पहले खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? याद रखिएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। अगला प्रश्न है, सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, गिद्दा किस राज्य का नृत्य रूप है? तो याद रखिएगा गिद्दा नृत्य का संबंध है पंजाब राज्य से। गिद्दा, भांगड़ा, यह सब पंजाब के हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल या जिसे वायसराय कहा जाता है थे। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 22 और 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा यह पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है, जनगणना किस अधिनियम द्वारा कराई जाती है? तो याद रखिएगा अधिनियम 1948 के तहत जनगणना कराई जाती है। अगला प्रश्न है, मिर्च के व्यापार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा पुर्तगालियों को मिर्च के व्यापार का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 में कितने रिट जारी किए जाते हैं? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग कुल 5 रिट जारी किए जाते हैं या 5 रिट लगाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी, जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। और यह प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, मतलब इसकी उत्पत्ति होती है अमरकंटक से और गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में यह अरब सागर से जाकर मिलती है। अगला प्रश्न है, सुनामी किस कारण से आती है? तो समुद्री भूकंप के कारण सुनामी आती है और टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने के कारण भूकंप आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1950 में भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 101 या स्प्रिंट 101वां संशोधन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जीएसटी से संबंधित है 101वां संशोधन। जीएसटी का मतलब होता है माल और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है, सूर्य कुमार यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो आप सभी जानते हैं सूर्य कुमार यादव का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा लंबाई होती है 78 फुट और चौड़ाई होती है 36 फुट। यह फुट में दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो याद रखिएगा बघौरा नदी के तट पर स्थित हैं महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है, राजा रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? तो याद रखिएगा राजा रेड्डी का संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से। अगला प्रश्न पूछा गया था, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं कौन सी हैं? तो इनके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाए, बाकी याद रखिएगा अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, लोमस ऋषि की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, पूर्व बुद्ध गुफाएं, जोगी मारा की गुफाएं एवं उदयगिरी की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है।
अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन कब शुरू किया था? इसका सही जवाब होगा 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है 1951 में कौन सा विदेशी भारत आया था और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो याद रखिएगा क्लीमेंट एटली 1951 में 1951 में भारत आया था और वहां के प्रधानमंत्री का नाम था क्लिंटन चर्चिल। यह 1851 होगा, 1851 में। दोस्तों इस क्वेश्चन में ही मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो अगर आपका भी एग्जाम था और आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत का कार्यकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 से संबंधित है। दोस्तों यह सभी प्रश्न मुझे स्टूडेंट्स के माध्यम से मिलते हैं, तो हो सकता है कोई एक प्रश्न या एक या दो प्रश्न ऐसे हों जिनका शायद पैटर्न चेंज हो, या फिर हो सकता है पूछा कुछ और हो तो स्टूडेंट को कुछ और याद रहा हो। तो उसके लिए माफी चाहता हूं, बाकी एक या दो ही होंगे, क्योंकि मैं कई स्टूडेंट्स के भेजे हुए प्रश्नों को मैच करने के बाद ही अपलोड करता हूं और इन सब के आंसर मैंने गूगल से किए हैं, तो उससे आप निश्चिंत रहिए। अगला प्रश्न है जूनागढ़ अभिलेख के राजा का नाम क्या था? तो याद रखिएगा रुद्रादामन जूनागढ़ अभिलेख के राजा का नाम था, या जूनागढ़ के अभिलेख से राजा का नाम मिलता है रुद्रादामन, और उसे ही रुद्रादामन का अभिलेख भी कहा जाता है, जूनागढ़ के अभिलेख को। अगला प्रश्न है कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा बाणभट्ट थे कादम्बरी के लेखक। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र का लावणी नृत्य किसके साथ होता है? तो याद रखिएगा 9 गज लंबी साड़ी पहनकर महिला कलाकार करती हैं महाराष्ट्र का लावणी नृत्य। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 37 में क्या आता है? तो दोस्तों देश के शासन में सिद्धांतों और मूलभूत बातों और कानून को बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्यों का कर्तव्य होगा, यह दिया गया है अनुच्छेद 37 में। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और गरीबी दूर करना। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य कहां से संबंधित है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नृत्यों से संबंधित तो दोस्तों लगभग मैंने हर प्रैक्टिस सेट की क्लास में एक या दो प्रश्न कराए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस किया, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी, जो कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। अगला प्रश्न है 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? तो याद रखिएगा 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में स्थापना हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। अगला प्रश्न है इनमें से कौन मौलिक अधिकारों का संबंध नहीं है, या इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन में दिया गया था संपत्ति का अधिकार, जिसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम के भाग 3 से अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 31 को निरस्त करके मौलिक अधिकार के रूप में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, फिर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो फिर बची 6, याद रखिएगा, और 44वें संशोधन अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है तानसेन को मियां की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा अकबर ने तानसेन को मियां की उपाधि दी थी। तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। और एक प्रश्न और पूछा जाता है तानसेन की समाधि कहां स्थित है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अगला प्रश्न है कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1916 लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, और यह प्रश्न भी कराया है मैंने। अगला प्रश्न है कमला नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा कमला नारायण का संबंध है भरतनाट्यम नृत्य से। अगला प्रश्न है थिरुनक्कारा अट्टू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा थिरुनक्कारा अट्टू उत्सव का संबंध है केरल से। अगला प्रश्न है हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेट की प्रतियोगिता किसने जीती? तो याद रखिएगा भारत की वुमेन्स टीम ने जीती है ब्लाइंड क्रिकेट की प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह।
अगला प्रश्न है चौरा चौरी घटना क्यों हुई थी? तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था और फिर उसमें फायरिंग हो गई थी। उसे ही चौरा चौरी कांड कहा जाता है और यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, याद रखिएगा। और इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने दांडी मार्च खत्म कर दी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न है अर्जुन सिंह धुर्वे को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी, माय कंट्री माय लाइफ। अगला प्रश्न है भारत के आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति होते हैं आकस्मिक निधि के संरक्षक। अगला प्रश्न है राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है हरिकेन किस महासागर में पाए जाते हैं या किस महासागर में आते हैं? याद रखिएगा पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में आते हैं हरिकेन्स। हरिकेन्स एक तरह के चक्रवात होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है खो खो ग्राउंड की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन में खो खो या कबड्डी पूछा गया था और इन दोनों की लंबाई होती है 27 मीटर और चौड़ाई होती है 16 मीटर। अगला प्रश्न है एशियाई गेम्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा एशियाई गेम्स 2023 में भारत चौथे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है संसद या लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति लोकसभा या संसद को भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है लौह स्तंभ निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा लोहे स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। अगला प्रश्न है मंदिर के शिखर किस शैली में आते हैं? तो याद रखिएगा द्रविड़ शैली के मंदिरों में शिखर आते हैं। अगला प्रश्न है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। और यह प्रश्न भी दोस्तों मैंने कराया है प्रैक्टिस सेट की क्लास में। अगला प्रश्न है गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है पादप वर्ग का उभयचर कौन सा है? तो याद रखिएगा बायोफाइटा पादप वर्ग का उभयचर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 37। अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा में राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्ष कौन करता है? तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है मृत्युदंड के मामले में क्षमा करने की शक्ति किसके पास है? तो आप सभी जानते हैं देश के राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड को समाप्त या माफ करने की शक्ति होती है। अगला प्रश्न है विधानसभा की कार्यवाही शुरू और खत्म करने की अनुमति कौन देता है? तो राज्यपाल एवं विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की कार्यवाही शुरू और खत्म करने की अनुमति देते हैं। अगला प्रश्न है अकबरनामा किसने लिखा? तो याद रखिएगा अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। इस प्रश्न को भी आप चाहें तो स्टार मार्क करिएगा, पहले कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है भारत में सती प्रथा किसने समाप्त की थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, यहाँ एक ही मात्रा, बेंटिंक ने भारत में सती प्रथा समाप्त की थी। अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई थी? तो याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त हुई थी। अगला प्रश्न है ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा खसाबा दादा साहब जाधव जी ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद किस अधिनियम के तहत रखा गया है? तो याद रखिएगा 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार रखा गया है। याद रखिएगा 2009 से लागू किया गया है। अगला प्रश्न है रंगीला बादशाह किसे बोला जाता था? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। अगला प्रश्न है बहमानी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 1347 में अलाउद्दीन बहमान शाह ने बहमानी साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है ईडब्ल्यूएस जिसका पूर्ण रूप होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण कौन से संवैधानिक संशोधन से संबंधित है? तो याद रखिएगा ईडब्ल्यूएस का संविधान संबंध है
संविधान संशोधन 103 से। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान SSA भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चलाया गया था? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21A के तहत चलाया गया था सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है FDI का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी जानते होंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है FDI का पूर्ण रूप। फिर अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं कौटिल्य। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे एवं प्रधानमंत्री थे, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत 127वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो दोस्तों कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। अगला प्रश्न है ई कृष्णा अय्यर किस प्रकार के नृत्य से संबंधित है या किस नृत्य से संबंध है? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम से संबंधित है ई कृष्ण अय्यर का। अगला प्रश्न है यूनेस्को विश्व धरोहर सूर्य मंदिर कहां है? तो आप सभी जानते हैं सूर्य मंदिर उड़ीसा के या मिसप्रिंट है, उड़ीसा के कोणार्क में है। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उसे दीवाने आरिज कहा जाता था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कौन कौन से देवी देवताओं का उल्लेख है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख दिया गया है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों की व्याख्या किसने की थी? तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य ने। अगला प्रश्न है क्या निर्मित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास है? ऑप्शन में दिया गया था कानून बनाने की शक्ति केवल विधानसभा के पास है, यानी राज्य में कानून बनाने की शक्ति। अगला प्रश्न है विलासिनी नाट्यम का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो संजय कुमार जोशी विलासिनी नाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार हैं। जो भी अलक्षिक खेल किस राज्य में खेला जाता है? तो इसका सही जवाब होगा असम। अगला प्रश्न है अगर कोई व्यक्ति राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो याद रखिएगा उसे सिर्फ 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, उसके बाद उसे विधानसभा का चुनाव जीतना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है लिटिल वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमेरिकी उपन्यासकार अल्काट इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 213। अगला प्रश्न है राज्य नीति निर्देश सिद्धांत किसमें आते हैं? तो याद रखिएगा संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच आते हैं राज्य नीति निर्देश सिद्धांत। अगला प्रश्न है पोषण स्कीम योजना का नया नाम क्या है? तो याद रखिएगा वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना या PM पोषण योजना कर दिया गया है। अगला प्रश्न है बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 23 अगस्त 2015 को बंधन बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक है सलमान रश्दी की। अगला प्रश्न है अध्यादेश कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अगला प्रश्न है कॉफी उत्पादन में कौन से 2 राज्य शीर्ष पर हैं? तो याद रखिएगा कर्नाटक एवं केरल कॉफी के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर हैं। और अगर आपसे किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है देश कौन सा है? तो याद रखिएगा ब्राजील कॉफी उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है मुगल काल में कपास की खेती को क्या कहते थे? तो उसे कहते थे जिन से कालिम कपास की खेती को। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा राजा राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123, 213 में क्या बताया गया है? तो याद रखिएगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 123 और 213 में। अगला प्रश्न है ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तो याद रखिएगा स्विमिंग पूल की लंबाई 50 मीटर होती है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है 2022 स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा 2022 में स्वतंत्रता दिवस की थीम थी राष्ट्र पहले हमेशा पहले। अगला प्रश्न है पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहां हुआ था? इसका सही जवाब होगा गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है बेमपति चिन्ना सत्यम का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा बेमपति चिन्ना सत्यम का संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से।
अगला प्रश्न है विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिएगा विलायत खान का संबंध है सितार से। अगला प्रश्न है 1976 में रूस के संविधान से क्या लिया गया था? तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य की अवधारणा 1976 में रूस के संविधान से ली गई थी। अगला प्रश्न है बायोम किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा बायोम जीवन और वनस्पतियों का एक समूह है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिकी संविधान से। अगला प्रश्न है ब्यास और सतलुज नदियों का संगम कहां पर होता है? तो याद रखिएगा हरी के आर्द्र भूमि में ब्यास और सतलुज नदियों का संगम होता है। अगला प्रश्न है सेबी का फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो सेबी का पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा फाहियान एक दार्शनिक एवं यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? तो याद रखिएगा लॉस एंजलिस अमेरिका 2028 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। फिर है गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या बनवाया था? तो याद रखिएगा बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद किसने लिखी थी? तो दोस्तों यह अल बरूनी की किताब है, का नाम याद रखिएगा किताब उल हिंद। अगला प्रश्न है मिनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? तो याद रखिएगा नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था। अगला प्रश्न है पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं? तो याद रखिएगा हिंदुस्तानी संगीत गायक हैं भीमसेन जोशी। फिर है जीएसटी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 279 ए से संबंधित है। अगला प्रश्न है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों यह दिया गया है अनुच्छेद 51 ए में। फिर प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी संगठन की स्थापना कहां की थी? तो याद रखिएगा यह की थी उन्होंने लंदन में। फिर है दीपक करमारकर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब मिला? तो याद रखिएगा 2016 में। इसके अलावा एक करंट अफेयर का प्रश्न याद रखिएगा दीपक करमारकर को डोपिंग टेस्ट में फेल होने के लिए 16 महीने के लिए बैन कर दिया गया है। यह प्रश्न आता है कि हाल ही में किसे बैन किया गया है? तो याद रखिएगा दीपक करमारकर को डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण। अगला प्रश्न है दूसरा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे दूसरे नंबर पर घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर है निम्न में से कौन सा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं होता? ऑप्शन में दिया गया था उच्च जनसंख्या वृद्धि, जो कि पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं होता। तो दोस्तों ये थे वह सभी प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिल सके हैं। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।